हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे कार्निवल बाय टेक्स्ट बुक। और आज हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद है जिनको आप पहले से जानते होंगे, जो आपके साथ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है रेलवे की पाठशाला। और इन्होंने एक नहीं, कई एग्जाम्स रेलवे के क्रैक किए हुए हैं। तो चलिए आज उनका स्वागत करते हैं टेक्स्ट बुक पर। तो खेमराज सैनी जी, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। सर, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे कार्निवल प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिससे हम रेलवे एस्पायरेंट हैं जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँ। तो सर, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली रेलवे की जो है 1-2 महीने में। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए, कैलेंडर जारी हुआ। तो ऑनगोइंग और अपकमिंग नोटिफिकेशंस को लेकर बच्चों में किस प्रकार का भी माहौल देखने को मिल रहा है? सर, इस समय बहुत अच्छा माहौल है स्टूडेंट के बीच रेलवे एग्ज़ाम को लेकर। पहले देखिए, रेलवे में क्या होता था कि कोई भी एग्ज़ाम आती थी, उसका कोई शेड्यूल होता था, ना ही कैलेंडर होता था। लेकिन सर, रेलवे ने पहली बार एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और रेलवे ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और सर, उन्होंने ये भी बता दिया है कि कौन-कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब-कब निकलेगा। जिससे क्या होगा कि सर, हर साल वैकेंसी निकलेगी, छात्र जो हैं उनको लंबा वेट भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, वो ओवर एज के कारण जो फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन रेलवे ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनको बेनिफिट होगा। सर, इसमें हमने एक चीज़ देखी, जो अभी नोटिफिकेशन आया, कैलेंडर जारी हुआ, उसमें आरपीएफ के लिए कहीं पर भी कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि ये क्या आरपीएफ की अभी भी 5 साल पे ही वैकेंसीज आएंगी, या फिर ये भी जो है पर हर साल आने वाली है? देखिए सर, अभी तो आरपीएफ के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ क्लियर किया नहीं है। बाकी उम्मीद है कि आरपीएफ की वैकेंसी जल्द यहाँ पर आ सकती है। बाकी कैलेंडर में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। बाकी रेलवे से ज़्यादा अच्छी उम्मीद है कि जल्द ही जो है उसका भी नोटिफ़िकेशन जारी करेगी। और जैसे कि आप बच्चों से ऑलरेडी देखा जाए तो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और आपने खुद भी रेलवे का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के जो है हिसाब से किस प्रकार से आप बच्चों की मदद करते हैं? देखिए सर, जब मैं शुरुआत में रेलवे में भर्ती हुआ था, तो उस समय जो स्टूडेंट होते हैं, उनको रेलवे में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जाते हैं, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट उनको नीड होती है। मेडिकल एग्ज़ाम होता है, तो मेडिकल एग्ज़ाम में क्या-क्या टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम के बाद क्या प्रोसेस होती है, आपकी जॉइनिंग में क्या-क्या दिक्कत आपको हो सकती है, डॉक्यूमेंट और मेडिकल में क्या-क्या चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका सॉल्यूशन। जब मैं शुरुआत में रेलवे में भर्ती हुआ, तो हर कोई स्टूडेंट है जो यूट्यूब पे सर्च करता है कि ये चीज़ कैसे होती है। जैसे मेरा मेडिकल हुआ, तो मैंने सर्च किया कि रेलवे में मेडिकल कैसे होता है। तो उस समय मेरे को बहुत सारे वीडियोज़ मिले, लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करता हूँ और जो रेलवे एस्पायरेंट हैं, जो रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ। और सर, मैंने उसी टाइम पे यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी और इसीलिए मैं बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। एग्ज़ाम जो प्रोसेस होती है, चाहे उसमें सीबीटी एग्ज़ाम हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, या उसके बाद की जो भी प्रोसेस होती है, उनमें मैं रेलवे एस्पायरेंट है, उनकी हेल्प करता हूँ। हमने एक चीज़ नोटिस की है हमेशा रेलवे में, कि आपने देखा होगा कि एक मिथ रहता है बच्चों में, कि जब तक हम 10 घंटे, 12 घंटे या फिर 14 घंटे नहीं पढ़ेंगे मेहनत करके, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप इस मिथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या ये मिथ सच में एक रियल है, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ें चेंजेस बच्चों को करने चाहिए और इस मिथ को जो है गलत बताना चाहिए? देखिए सर, मेरे हिसाब से मैंने कभी भी जो है 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करता हूँ और वो आज आज सक्सेस भी नहीं है लाइफ में। जबकि मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट देखे हैं जो मुश्किल से 7-8 घंटे पढ़ते हैं पूरी कंसंट्रेट के साथ और वो अच्छी जगह पोस्टों पे आज काम कर रहे हैं। रेलवे में नहीं, बाकी जो जगह है वहाँ भी वो अच्छी जगह प्लेसमेंट में हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं पढ़कर हम जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, अगर उस पे फ़ोकस करें तो मेरे हिसाब से बेटर है। जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा, एग्ज़ाम से रिलेवेंट ही नहीं है, तो उस ज्ञान को लेने से मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि सिर्फ हमें उन टॉपिक्स पे या फिर उन पर फोकस करना चाहिए जो एग्जाम के रिलेवेंट है। तो मैं यही जानना चाहूँगा, शायद ये हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे, कि रेलवे में कौन से जो है टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, या फिर बच्चे कौन से जो है टॉपिक देखना चाहते हैं? देखिए सर, रेलवे में जो है सिलेबस लगभग सेम है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें रेलवे के अंदर, वहाँ पर जो कॉमन जो सिलेबस है, वो आता है मैथमेटिक्स, रीज़निंग और आपका जीके एंड साइंस, यही आता है और इसी की आप बेहतरीन तैयारी करेंगे क्योंकि
मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कैंडिडेट आजकल ठीक करने में लगा है, लेकिन कहीं न कहीं जो जीके और साइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बात करें हम ग्रुप डी के अंदर, और अभी जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, उसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इस साइंस की वजह से ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सिलेबस को इग्नोर करते हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो जैसे कि अगर जैसे आपने बात की कि रेलवे में जो है मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, बट वहाँ पे अगर बच्चा मार खा रहा होता है तो जीके या फिर करंट अफेयर वगैरह से, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको वो करे तो उसको जो है बड़े आसानी से प्रिपरेशन हो सकती है और वो सिलेक्शन जो है अचीव कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है उसको खुद को यह देखना होगा कि किन किन टॉपिक्स है उन पे उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनको वो बेहतर करें। जैसे हम थोड़ा साइंस को डिटेल में जाएं, तो साइंस बेसिकली 3 टाइप से पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम पहले वो देखें कि हम किस में हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तो हमको प्रिपेयर करना ही है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जैसे फिजिक्स में कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हम जो है रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर बोलने को तो किसी भी एग्जाम में सर मुश्किल से 10 नंबर का आता है, किसी में 10 नंबर का, किसी में 15 नंबर का। लेकिन करंट अफेयर आजकल इतना टफ हो गया है कि करंट अफेयर से ही सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आजकल हर कोई कर रहा है, और जो करंट अफेयर है ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और स्टूडेंट हैं इसी को ही छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमें एक तैयारी जो है एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक से ही करनी चाहिए जिसके थ्रू हमारा इजीली सिलेक्शन होता है, बट एक एस्पिरेंट को किस प्रकार से पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है ज़्यादा पूछा जाता है, इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, और कौन से टॉपिक जो है बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या ट्रेंडिंग चाहते हैं? देखिए सर, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, उनको जब देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि रेलवे में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ये काम भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आजकल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो जब कोई कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट देता है, तो सर ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस पे विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस के बाद जो कैंडिडेट है उसके सामने लिस्ट आएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन उसने जो है गलत किए हैं। तो जिनमें टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चन गलत किए हैं या फिर छोड़े हैं, उनको एक साइड में लिखना पड़ेगा। ये सपोज कीजिए मैथ्स का एक टॉपिक है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन उससे गलत हुए हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, और फिर जो है दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फिर देखना है कि दोबारा जब टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो उसमें कौन सा जो टॉपिक है उसमें उसको दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से ये चीज़ उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और जब आप जो है 20-30 टेस्ट देंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपके लगभग डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और आपका जो स्कोर है टेस्ट में वो एक साथ बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। और जैसे कि अगर हम देखें तो लाखों बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, जैसा कि आपने कहा प्रीवियस ईयर पेपर से हमें टॉपिक पता चल जाते हैं, और आप यूट्यूब के माध्यम से बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं वो कितना इफेक्ट डालते हैं बच्चों की तैयारी पर, और आपके पास क्या फीडबैक आते हैं टेक्स्ट बुक रेलवे प्लेटफॉर्म के जो है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट के? जी सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक पे आपको दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न पर दूसरी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उनकी भी आप साथ साथ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेस्ट दे रहे हैं, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो मेरे को ये बताते हैं कि टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट। टेक्स्ट बुक से ही वो अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे फीचर भी हैं, जैसे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट हैं, जैसे आपको स्पेशली मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का देना है तो मैथमेटिक्स का दे सकते हैं, या मान लीजिए आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर टॉपिक का देना है तो उसका भी दे सकते हैं, जिससे हमको ये भी पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आई थिंक टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार हमने देखा है बच्चों के माइंड में आता रहता है, जो बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो उनके माइंड में आता है कि क्या मैं टेस्ट सीरीज लगाना शुरू से स्टार्ट करूं, या फिर जब मेरी प्रिपरेशन हो जाए तब मैं स्टार्ट करूं, या फिर मैं जब मिडिल में एक तैयारी करूं तब स्टार्ट करूं। तो आखिर बच्चे को कब मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए सर, वैसे तो सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक बार जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आपको पहले सिलेबस तो पता लगे कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है,
क्योंकि शुरुआत में जब अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो कि हमारे तो जो टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे। हाँ, आप जो है सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक का दे लिया, या आपने मान लीजिए आज जो क्लास ली है उस टॉपिक का आप जो टेस्ट दे सकते हैं और उसमें अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एक बार जो है आपको कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जो है आप टेस्ट अपना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो हमने एक चीज़ वहाँ पर देखी, एएलपी में जो है एज रिलैक्सेशन मिला। तो अभी ग्रुप डी के बारे में अगर हम बात करें, क्या उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिल सकता है? और अगर मिलेगा सर, तो क्या वो इसी साल के लिए मिलेगा या आगे आने वाले सालों के लिए भी मिलेगा? देखिए सर, अभी जो नोटिफिकेशन आए हैं रेलवे की तरफ से, 2 नोटिफिकेशन आए हैं। एक आरआरबी ईएलपी का आया है और अभी रिसेंटली टेक्नीशियन का आया है। दोनों में जो है आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है 3 साल की। अब ये सवाल जब पूछा रेलवे मंत्रालय से तो उन्होंने बताया कि भाई कोविड की वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है ओवर एज हो गए थे और भर्ती भी पिछले 3-4 साल से नहीं आई है, इसलिए हम जो है उनको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल जो भी भर्ती आने वाली है उनमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, और फ्यूचर का हम नहीं कह सकते क्योंकि जब दोबारा से वैकेंसी रिपीट होगी, और अब की बार तो एनुअली वैकेंसी आने वाली है, तो इस बार तो लग रहा है कि सारी वैकेंसीज के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि आ सकती हैं। तो एज रिलैक्सेशन मतलब आप कहना चाह रहे हैं इस साल तो मतलब हर एक जी, उसमें जी। मिलने वाली है और आगे का हम अभी कह नहीं सकते। बट आपने देखा होगा कि जैसे एएलपी वगैरह जो थी वो 2018 में हुई थी, और उनकी जो एज रिलैक्सेशन देखेंगे तो हमने 3 साल की एज रिलैक्सेशन देखी कि उनमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन। लेकिन जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी हुई थी ये 2019 में हुई थी। तो क्या हमें एज रिलैक्सेशन इसमें कम देखने को मिलेगा या फिर जितनी एएलपी में देखने मिल रही उतनी ही मिलेगी? सर, अभी जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी 3 साल का ही दिया है, तो और एएलपी में भी 3 साल का दिया है। तो ऐसा ही लग रहा है कि 3 साल का ही जो है ग्रुप डी में और बाकी वैकेंसीज में आपको देखने को मिल सकता है। और सर जैसे कि आप रेलवे की पाठशाला जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे आप जो है नॉलेज भी अब प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को और नोटिफिकेशन वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे उस किस टॉपिक पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्लासेस या फिर वो उस टॉपिक पर जो है चर्चा चाहते हैं? देखिए, मेरा जो चैनल है वो पूरी तरह से रेलवे के अपडेट्स के बारे में है। देखिए, प्रिपरेशन के साथ-साथ जो एस्पायरेंट हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और रिसेंटली रेलवे की तरफ से क्या-क्या अपडेट आते रहते हैं। क्योंकि आजकल जो रेलवे है केवल वेबसाइट के ऊपर ही बहुत सारे अपडेट डालती है और कैंडिडेट को पता ही नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब फॉर्म भरते हैं, उनका मोबाइल नंबर जो है बंद हो जाता है, ईमेल बंद हो जाती है, उनको अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं। और हम जो है पूरी जो रेलवे की वेबसाइट के ऊपर जो भी अपडेट आते हैं उनको एक साथ ही जो है अपने प्लेटफॉर्म पर देने की कोशिश करते हैं और ऑथेंटिक तरीके से अपडेट देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है उनको उस भर्ती के बारे में पूरी प्रोसेस का पता लग सके कि पूरी प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से उनको जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उनका सॉल्यूशन उनको मिले। तो इस सेशन में जाते जाते अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो तो अच्छे मतलब फैमिली को बिलोंग कर रहे होते हैं, बट जो हमारी मेजोरिटी जो एस्पिरेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली या फिर लोअर फैमिली से बिलोंग कर रही होती है, तो उनके लिए आप क्या ऐसे कुछ बताना चाहेंगे जिससे वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, उनकी हेल्प हो सके उनकी प्रिपरेशन में? देखिए, मेरा मानना यही है कि देखिए, अब धीरे-धीरे आप देख रहे होंगे कि जो वैकेंसीज हैं लगता है कि पहले जैसी इतनी नहीं आएंगी, क्योंकि एनुअली अब वैकेंसी आने वाली है। तो आपको जो वैकेंसी हर साल देखने को मिलेगी बहुत अच्छी बात है, और आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी इस बार रेलवे में। जैसे 2 नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुके हैं और 2-3 वैकेंसी और आने वाली है, तो मौके बहुत सारे हैं। तो जो भी रेलवे एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप जो अपना सिलेबस जो है एक बार पूरा सिलेबस को अच्छी तरह देखें। सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनको ही पढ़ें। ऐसा नहीं कि अपन को और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और टेस्ट सीरीज है, दोनों स्टार्ट कीजिए। इनसे ही आपका स्कोर धीरे-धीरे बूस्ट होगा। मैंने जो भी आपको जो स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप जब भी टेस्ट देते हैं ऑनलाइन टेस्ट, उस टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि कौन-सा टॉपिक जो है आपका कमज़ोर है और उस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़िए, और उस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से पढ़िए। आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, और इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रेलवे में जो भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर जिस टाइप के आ रहे हैं वैसे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था सेशन जहाँ पर हम लोग आज जुड़े हैं खेमराज सैनी जी से, जिन्होंने ऑलरेडी रेलवे के कई एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी जैसे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं
और आपके साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, और वो सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो धन्यवाद खेमरा सनी जी, आप हमारे साथ जुड़े आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और पूरी टेक्स्ट बुक की टीम का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बुलाने के लिए, और आशा करते हैं कि आज के इस सेशन से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और रेलवे एग्जाम का जो उनका सपना है वो साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।